जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ प्रश्न छूट गए थे, उसी को हम आज इस क्लास में लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो कि ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने कि एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार, एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार, इसे मंथली करते हैं, मंथली बोलते हैं, पूरे करने वाले पाठ्यांशों को दृष्टि में रखकर तैयार करने वाली योजना होती है। पूछा जा रहा है कौन सी योजना होती है, इकाई योजना, वार्षिक योजना, कालांश योजना या कक्षा कक्ष योजना बोला जाता है, जो कि एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार, एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार पूरे करने वाले पाठ्यांशों को दृष्टि में रखकर तैयार की जाने वाली योजना होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में वार्षिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वार्षिक। जो होता है वो योजना होता है जो कि माहवार पूरे करने वाले पाठ्यांशों को दृष्टि में रखकर तैयार की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपको बता दें कि वार्षिक योजना जो मदद करती है शिक्षकों को, किस किस चीज़ में मदद करती है, तो वो होता है वार्षिक योजना निम्न चीज़ों में मदद करती है। विभिन्न पाठों के बीच उचित संबंध स्थापित करने में मदद करती है शिक्षक की। दूसरा करती है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों को प्रभावी ढंग से शामिल करने में मदद करती है। कौन? वार्षिक शिक्षण योजना शिक्षक की मदद करती है। अधिगम के उद्देश्यों को रेखांकित करना और यथार्थवादी समय रेखा बनाने में भी शिक्षक की मदद करती है वार्षिक शिक्षण योजना। संपूर्ण वर्ष एक मानक शिक्षण स्वरूप बनाए रखने में भी मदद करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक नियमित और व्यवस्थित बनाने में भी मदद करती है। कौन मदद करता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया कि नियमित और व्यवस्थित बनाने में मदद करती है वार्षिक शिक्षण योजना। किसकी मदद करती है? एक शिक्षक की मदद करती है। तो ये चीज़ें आप सभी लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि शिक्षण की मदद कौन करता है। ये आपके ऑप्शन में दे देगा और पूछा जाएगा कि कौन सी योजना के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण, वार्षिक शिक्षण योजना के अंतर्गत ये सभी पॉइंट आते हैं। अब आप सभी को हम बताने वाले हैं इकाई योजना के बारे में। तो इकाई योजना जो कि इस प्रश्न में आपके दिया हुआ था, ऑप्शन में आपके दिया हुआ था, पहला ही जो ऑप्शन है वो इकाई योजना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अवधारणा और अधिगम के लक्ष्य शामिल हैं, जो एक विशेष समय अवधि 2 से 3 सप्ताह निर्धारित की जाती है के भीतर सिखाए जाते हैं और परस्पर अधिगम के लिए एक साथ तैयार किए जाते हैं। ये क्या होता है? इकाई योजना होता है। कालांश योजना या इसको पाठ योजना के भी नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे कि कालांश योजना क्या होता है, पाठ योजना क्या होता है, या इकाई योजना क्या होता है, वार्षिक योजना क्या होता है। तो तीनों चीज़ों के बारे में हम आप सभी को बता दिए हैं। ये जो कालांश योजना है, यह एक विशिष्ट अवधि में सुसंगत तरीके से पाठ को आगे लाने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार पाठ की रूपरेखा को संदर्भित करती है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने कि मानकीकृत पाठ्यचर्या को हटाने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। पूछा जा रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि किताबी ज्ञान को प्रोत्साहित करना, ये नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। दूसरा होता है बच्चों के मध्य अंतर को पहचानना, ये करना चाहिए, तो ये इसका सही नहीं होगा। पारंपरिक तरीके से व्याख्यान देना, ये भी जो होता है नहीं करना होता है एक शिक्षक को। छात्रों के सीखने के लिए एक सख्त माहौल बनाना, ये भी नहीं करना होता है शिक्षक के लिए। तो शिक्षक को ये 3 चीज़ें नहीं करना होता है। जो करना होता है मानकीकृत पाठ्यचर्या को हटाने के लिए, वह होता है शिक्षक के मध्य अंतर को पहचानना। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या
नहीं करना चाहिए। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के वो कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सॉरी बी नहीं होगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप सभी को बता दें, मानकीकृत पाठचर्या को हटाने के लिए जो कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि यह क्या होता है कि अनुभवात्मक और व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित करने के बजाय किताबी ज्ञान को प्रोत्साहित करना, जो कि शिक्षक को नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं। छात्रों के ज्ञान के मध्य अंतर को जानना और अंतर को दूर करना आधुनिक पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसमें क्या है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि छात्रों के ज्ञान के मध्य अंतर को जानना और इस अंतर को दूर करना आधुनिक पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये शिक्षक को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्या? पाठ्यक्रम होगा, कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थी या शिक्षण तकनीक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो होता है शिक्षार्थी। कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षार्थी। उम्मीद है आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, आप सभी को कुछ चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जो होती है अधिगम पर केंद्रित होती है। किस पर केंद्रित होती है? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जो होती है अधिगम पर केंद्रित होती है। आपसे पूछा जाए कि अगर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा किस पर केंद्रित होती है तो अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि भी इसका प्राथमिक सरोकार छात्रों के अधिगम पर है, लेकिन छात्रों की शिक्षा में शामिल सभी लोग जैसे शिक्षक भी अधिगम केंद्रित शिक्षा में छात्रों के साथ सह शिक्षार्थी होते हैं। पूछा जाता है कि कौन सह शिक्षार्थी होते हैं? तो शिक्षक होते हैं। कब होते हैं? अधिगम केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सह शिक्षार्थी होते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण और अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की इसकी जो विशेषताएं हैं यह क्या होता है? यह पूछताछ, अवलोकन, जांच के महत्व पर बल देता है। दूसरा है शिक्षार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं और पसंदीदा शिक्षण शैलियों को ध्यान में रखता है। यह अनुभवात्मक शिक्षा, समस्या समाधान, अवधारणा मानचित्रण और सृजनात्मक लेख जैसी विधियों का उपयोग करता है। तो उम्मीद है अगर इससे प्रश्न आपके बनते हैं तो आप इसके आंसर दे पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। पाठ्यचर्या में शामिल है। पूछा गया है कि पाठ्यचर्या में शामिल है। दोस्तों आप सभी को एक चीज़ हम बता दें कि आज या कल के वीडियो में जो भी प्रश्न हमने शामिल किया हुआ है वो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट के हों या टेट के हों किसी राज्य के। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी लोग इन सबको गंभीरतापूर्वक लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं इन सभी प्रश्नों की। तो आज का प्रश्न ये, इस प्रश्न को देखते हैं कि पाठ्यचर्या में शामिल है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है किसी विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां, दूसरा दिया हुआ है स्कूल की बाहरी गतिविधियां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएगा। ये दोनों पाठ्यचर्या में जो शामिल है वो दोनों शामिल हैं, किसी विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां या स्कूल की बाहरी गतिविधियां। आप सभी को हम बता दें, एक स्कूल पाठ्यचर्या स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा सेट होता है, जिसका उद्देश्य, इसमें क्या होते हैं उद्देश्य जो होते हैं, इसमें आपके उद्देश्य, लक्ष्य, शिक्षण विषय वस्तु, शिक्षण योजनाएं और शिक्षण प्रक्रिया में सभी शिक्षण अधिगम शामिल होते हैं, जो छात्रों के अनुभवों की संपूर्णता की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब हमने आपको बताया कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की आंतरिक और बाहरी
दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं। स्कूल पाठ्यचर्या में निम्न पर बल दिया जाता है। स्कूल पाठ्यचर्या में निम्न पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? तो पहला बल दिया जाता है एक एकीकृत प्रक्रिया अधिगम का निर्माण। दूसरा दिया जाता है शिक्षार्थी के समग्र विकास का पोषण। तीसरा है छात्र के अनुभवों की समग्रता में सुधार। चौथा, सभी शिक्षार्थियों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। सभी शिक्षार्थियों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। अंतिम है बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। तो ये स्कूल पाठ्यचर्या में जो है इन सभी बिंदुओं पर बल दिया जाता है। तो उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल पाठ्यचर्या में किस बिंदुओं पर बल दिया जाता है। उसमें आपके इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा और 3 अलग ऑप्शन दे देंगे, या आप सभी के 3 दे देगा और उसमें दे देगा एक कोई अलग, और पूछ लेगा कि इसमें से कौन से जो किन बिंदुओं पर बल दिया जाता है, और ऑप्शन में आपके दे दे ABC, BCA, CDA ऐसे करके आपके ऑप्शन में दे दें। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या विकास का सुसंगत क्रम। पाठ्यचर्या के विकास का जो सुसंगत क्रम होता है उसके बारे में हम आप सभी को जानकारी, ये एक अतिरिक्त जानकारी है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये अतिरिक्त में आप सभी को हम बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। पहला जो इसका क्रम होता है उसमें पहले आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। दूसरा क्या होता है, उद्देश्यों का निरूपण किया जाता है। फिर पुस्तकों और अधिगम के अनुभवों का चयन किया जाता है और पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि पाठ्यचर्या विकास का सुसंगत क्रम कौन सा है, और ऑप्शन आपको दे दे आगे पीछे करके, पहले पे पाठ्यचर्या का मूल्यांकन दे दे, फिर उद्देश्यों का निरूपण दे दे, पुस्तकों आवश्यकताओं का आकलन दे दे, और उसमें आपके ऑप्शन में दे दे ABCD ऐसे करके, तो उसका जो सही आंसर आपको चुनना होगा। तो पहले नंबर पर आपका जाएगा आवश्यकताओं का आकलन, दूसरा होगा उद्देश्यों का निरूपण, तीसरा होगा पुस्तकों या अधिगम के अनुभवों का चयन, चौथा हो जाएगा पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे उस प्रश्न का। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के कंटेंट को लेकर के। और वीडियो आप सभी को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। क्योंकि हम आप सभी के लिए जो भी वीडियो लेकर आते हैं वह आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके होते हैं या आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसीलिए हम इन सभी प्रश्नों को शामिल करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।